तो ये लो स्टूडेंट, फाइनली मिल ही गया 25 फरवरी क्लास 12 केमिस्ट्री का एक वायरल पेपर। अगर आप भी 25 फरवरी को 12th केमिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हो तो बस आप इस वायरल पेपर को लास्ट तक देख लेना। मैं गारंटी लेता हूं इस बार आपको केमिस्ट्री में 70 में 60 लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जैसे ही मुझे केमिस्ट्री का ये वायरल पेपर मिला ना, मैंने देखिए इसका पूरा सॉल्यूशन लगभग 10 से 15 पेजेस में लिख रखा है और इस पूरे पेपर को सॉल्यूशन के साथ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। ऐसा वीडियो आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। चुपके से अगर आप आधी रात को ये वीडियो देख रहे हो ना, फिर भी इस पेपर को देखकर जरूर जाना। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे वायरल क्वेश्चन हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आए हैं। यहां पे रोल नंबर डाल देना, यहां पे अपना नाम डाल देना, भाई जो भी आपका नाम हो वो यहां पर डाल देना, ठीक है। समय आपके पास रहेंगे टोटल 3 घंटे 15 मिनट का समय आपके पास रहेगा और पूर्णांक पूरे 70 नंबर का रहेगा, ठीक है। कुछ नोट दिए गए हैं कि 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़ना है। 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़िए। निर्देश दिया गया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद लिखिए। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए। जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए, क्योंकि ये केमिस्ट्री है, यहां पे रिएक्शन भी आएंगे, ठीक है। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का वायरल पेपर चाहिए तो इस वीडियो पर सिर्फ 1000 लाइक्स आप लोग कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और 1000 कमेंट कर देना कि मुझे और किस सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए, मैं उस पर वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। देखो, इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यानी कि टोटल 6 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव, एक एक नंबर के 6 नंबर आपको मिलेंगे। जैसे का वाला क्वेश्चन देखो, बहुत ध्यान से समझना, ऐसा पेपर आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरा सॉल्यूशन मैं दूंगा, ठीक है। देखो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, बताओ। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है 0.34 वोल्ट, -0.76 वोल्ट, 0.2 वोल्ट या 0.0 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों 0 वोल्ट, मतलब 0.0 वोल्ट। ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है। खा वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन भाई बहुत इजी है, थोड़ा न्यूमेरिक टाइप का है। देखो, 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं, बताओ। 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं? 1 मोल, 18 मोल, 10 मोल या 100 मोल? अरे भैया ये तो बहुत आसान है निकालना। देखो, हमें दिया गया है जल का भार, हमें दिया गया, सॉरी, जल का भार हमें दिया गया है भैया। कितना दिया गया है? 180 ग्राम जल दिया गया, तो 180 ग्राम लिख देंगे, 180 ग्राम, ठीक है। इतना कर दिया हमने। फिर हमें जल का अणुभार पता ही है। देखो, जल का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, H2O, ठीक है। तो जल का अणुभार, अणुभार ये कितना होगा बच्चों? देखो, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन है तो आपका हो जाएगा 2 और प्लस ऑक्सीजन का 16, यानी कि कुल मिलाकर 18 हो जाएगा, ठीक है। अब जल के मोलों की संख्या अगर आपको निकालनी है, वही पूछा गया है। जल के मोलों की संख्या, ठीक है। तो जल की अगर आपको मोलों की संख्या निकालनी है तो जल के भार से जल के अणुभार को डिवाइड कर दो। तो जल का भार अपान जल का अणुभार, जल का अणुभार, अणुभार, ठीक है। तो यहां पे क्या करो, भार को अणुभार से डिवाइड कर दो। भार जो है बच्चों वो है 180 ग्राम, 180, और अणुभार जो है वो 18 है। इसको कट करोगे 18 दो हम्मा 180, यानी कि जल के मोलों की संख्या आ गई बच्चों 10 मोल। कितना आ गया? 10 मोल। तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यही जल के मोलों की संख्या होगी। तो बताओ 1 मोल, 18 मोल, 10 मोल या 100 मोल? अरे सिंपल है भैया, 10 मोल इसका सही आंसर होगा। कितना आसान हो गया,
देखो गा वाला, द्वितीय कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। बताओ द्वितीय कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल सेकंड इनवर्स, लीटर सेकंड इनवर्स या लीटर मोल सेकंड इनवर्स? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है द्वितीय कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक। ठीक है, तो बस एक एक क्वेश्चन को ध्यान से लास्ट तक समझना, बाकी हम देख लेंगे। ठीक है, चलो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब चलेंगे घा वाले क्वेश्चन पे। ठीक, घा वाला, अभिक्रिया 2H2O2 दैट गिव्स आउट 2H2O प्लस O2 के लिए Y बराबर KH2O2 है, ये अभिप्राय है। मतलब ये किस कोटि की अपक्रिया होगी? अरे भैया ये जो अभिक्रिया का वेग दिया गया है KH2O2, इसके ऊपर एक है, तो ये किस कोटि की अपक्रिया होगी? शून्य कोटि की अपक्रिया, प्रथम कोटि की अपक्रिया, द्वितीय कोटि की अपक्रिया या तृतीय कोटि की अपक्रिया? अरे सेकंड ऑप्शन सही होगा, ये प्रथम कोटि की अपक्रिया होगी, क्योंकि अपक्रिया के वेग में अभिकारक के घात एक है, तो ये प्रथम कोटि की अपक्रिया होगी। अंगा नंबर, नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में अपचयन कराने पर उत्पाद प्राप्त होता है। भैया जब आप नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में अपचयन कराएंगे, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला तो शायद आप सभी को पता होगा, C6H5NO2, C6H5NO2 होता है। ठीक है, तो नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में जब अपचयन कराएंगे तो उत्पाद प्राप्त होगा कौन सा? C6H5NH2 यानी कि एनिलीन, C6H5NHOH यानी कि फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन, एजोबेंजीन या पैरा एमिनोफिनॉल। अरे भैया इसका राइट आंसर होगा C6H5NHOH यानी कि फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। जब आप नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में अपचयन कराएंगे तो आपका फेनिल हाइड्रोक्सिलेमीन बनेगा। चलो चा वाला क्वेश्चन देख लो बच्चों। चा वाला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा योग कैनिजारो अपक्रिया नहीं देता? इसमें से कौन सा यौगिक है जो कैनिजारो अपक्रिया नहीं देगा? HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, CH3CH2CHO प्रोपेनल्डिहाइड, CCl3CHO क्लोरल, CH3 का होल थ्राइस, CCHO। तो इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों वो हो जाएगा दूसरा, CH3CH2CHO। ये जो है कैनिजारो अपक्रिया नहीं देता है, क्योंकि कैनिजारो अपक्रिया वो यौगिक देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहां पे 6 क्वेश्चन तो हो गए, एक एक नंबर के 6 नंबर आपको मिल गए। लेकिन अगर आपको पूरे केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो चाहिए ना, यूट्यूब पे जाकर सर्च करना क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। चलो अब दूसरे का देखेंगे। विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या होता है? बताओ विशिष्ट चालकता क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है? तो भाई इसको हम नहीं पढ़े तो क्या पढ़े, क्योंकि ये सेकंड चैप्टर का बहुत ही स्पेशल टॉपिक है। विशिष्ट चालकता, देखो किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता या केवल चालकता कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कप्पा से, और कप्पा बराबर होता है 1/ρ। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम विशिष्ट चालकता बोलते हैं, तो कप्पा इक्वल टू हो जाएगा 1/ρ। अब यहां पे रो क्या है, कुछ बच्चे पूछेंगे बच्चों, तो रो है विशिष्ट प्रतिरोध। ये फिजिक्स में भी टॉपिक है, लेकिन वहां पे कप्पा के जगह पर हम सिग्मा लिखते हैं विशिष्ट चालकता को। ठीक है, तो ये है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, एकदम सिंपल सा है। अब देखो भैया इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक भी थोड़ा सा समझ लीजिए। मात्रक क्या होगा, तो मात्रक वैसे बेसिकली अगर मैं बताऊं तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था कि भैया इसका मात्रक होगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, मीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये इसका मात्रक हो जाएगा। लेकिन कैसे आएगा वो भी तो बताना जरूरी है। देखो यहां पे जो रो है ना, रो का मात्रक जो होता है बच्चों, रो इक्वल टू हमारा होता है RA/L। RA/L आप जितना मैंने बताया उतना लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा। लेकिन मैं समझा दूं थोड़ा सा। R है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम। ठीक है, A है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और L है लंबाई, लंबाई का मात्रक तो मीटर होगा ही। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर से ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो रो का मात्रक आ जाएगा फाइनली ना, वो हो जाएगा बच्चों ओम मीटर। क्या हो जाएगा, ओम मीटर। अब भैया मैंने आपको बताया ही है अभी अभी कि कप्पा इक्वल टू 1/ρ होता है, तो कप्पा इक्वल टू 1/ρ अगर होता है तो रो का मात्रक क्या है,
ओम मीटर है। तो कप्पा इक्वल टू देखो 1 ओम मीटर हो जाएगा, ओम मीटर। अब ओम मीटर को जब हम ऊपर ले जाएंगे बच्चों ना, तो हमारा क्या होगा, कप्पा का मात्रक हो जाएगा। देखो ओम मीटर के ऊपर 1 रहता है घात में, तो ये ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। वही मैंने मात्रक लिखा था। अब यहां पे मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया कि बच्चे इससे भी कंफ्यूज ना हो कि सर थोड़ा समझा दीजिए, तो मैंने समझा भी दिया। ठीक है, बस हो गया, समझ में आ गया, कुछ है नहीं, सिंपल है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर घोल का रंग नीला क्यों हो जाता है? चलो भैया, अब हम ले लेंगे सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर घोल का रंग नीला क्यों होता है? तो देखो होता क्या है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रत्येक तत्व अपने से नीचे स्थित तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। श्रेणी में कॉपर का स्थान सिल्वर से ऊपर है, अतः ये AgNO3 से निम्नलिखित अपक्रिया देगा। मतलब जब हम कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के घोल में डालेंगे, AgNO3 के घोल में डालेंगे, तो हमारा बनेगा क्या, बहुत ध्यान से समझना, हमारा बन जाएगा Cu2+, मतलब क्यूप्रिक आयन, और प्लस हमारा बन जाएगा 2NO3-। अब आप कहेंगे फर्जी इधर N एक ही है, इधर 2 हो गया, तो यहां पे भी 2 लगा दो। ठीक है, और प्लस बन जाएगा 2Ag। ठीक है, तो जब हम सिल्वर नाइट्रेट के घोल में हमने कॉपर की छड़ डाली, तो क्यूप्रिक आयन बन गया भाई, ये है क्यूप्रिक आयन, क्यूप्रिक आयन, क्यूप्रिक आयन। और इसी क्यूप्रिक आयन के विद्यमान होने के कारण घोल का रंग नीला होता है। देखो लिखा है, इस प्रकार विलयन में क्यूप्रिक आयन विद्यमान होने से विलयन का रंग नीला हो जाएगा। मतलब जब हम सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालेंगे तो क्यूप्रिक आयन बनेगा, और क्यूप्रिक आयन के उपस्थित होने के कारण ही विलयन का रंग नीला पड़ जाता है। ये बहुत इजी है। ठीक है, Cu2+ की उपस्थिति के कारण। चलो अगला देख लो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब देखिए स्टूडेंट, अगला वाला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, ये भी क्लियर हो गया। अगला है नाइट्रोबेंजीन बनाने की 2 विधियां लिखिए भैया। नाइट्रोबेंजीन फॉर्मूला आपको पता ही होगा, C6H5NO2, C6H5NO2, या इसको संरचनात्मक सूत्र हम लिख सकते हैं। तो देखो हमें कुछ चीजें समझनी होंगी, तभी हम यहां पे नाइट्रिक अम्ल को नाइट्रोबेंजीन बनाने की 2 विधियां मैं बता देता हूं। सबसे पहले चीज, आप बेंजीन ले लो C6H6, उसकी अपक्रिया करा दो नाइट्रिक अम्ल से HNO3 से, इसका रिएक्शन करा दो। ठीक है, उपस्थिति किसकी रहेगी वो भी मैं बता देता हूं। ऊपर सांद्र H2SO4 रहेगा। ठीक है, और 50 से लेकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रहेगा। तो हमारा बनेगा क्या, देखो यहां पे C6H5 यहां से ले लेंगे, C6H5, और NO2 ले लेंगे, NO2 ले लेंगे। बचा क्या, H बचा, यहां पे एक H बचा, 2, और O बचा, यानी कि H2O बाहर निकल जाएगा। ये पहला तरीका है कि हम बेंजीन की नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो नाइट्रोबेंजीन बनेगा। इसका नाम है बेंजीन, और HNO3 का नाम है नाइट्रिक अम्ल, लिख लेना। ये है बच्चों नाइट्रोबेंजीन। क्या है ये, नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन। तो ये बेंजीन की सहायता से हम इसको बना सकते हैं, ऊपर लिख देना बेंजीन से। दूसरा तरीका है बच्चा पार्टी, दूसरा जो तरीका है वो है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से भी बना सकते हैं। देखो ऐसे लिख देना बेंजीन, ऊपर लिख देना बेंजीन से, और ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे बनाएंगे, बहुत ध्यान से समझना। हम ले लेंगे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, देखो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम ले लेंगे, ये देखो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ले लेंगे N2Cl। देखो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है C6H5N2Cl। ठीक है, इसका हम रिएक्शन करा देंगे बच्चा पार्टी, किससे रिएक्शन कराएंगे, HBF4 से।
HbF4 इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोगों ने करा दिया है रिएक्शन। थोड़ा सा समझना, मतलब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। HbF4 से रिएक्शन कराया तो हमारा एक मध्यवर्ती यौगिक बनेगा। मतलब ऐसे एक बेंजीन रिंग हमने ले लिया है, देखो ये एक बेंजीन रिंग ले लिया बच्चों, और इसके ले लिया है, देखो ये एक बेंजीन रिंग ले लिया बच्चों, और इसके ऊपर हो गया है N2BF4, N2BF4 बन गया, ठीक है। लेकिन अभी हमारा नाइट्रोबेंजीन थोड़ी ना बना है, अब हम एक रिएक्शन फिर से कराएंगे। इसका रिएक्शन कराएंगे NaNO2, ठीक है, सोडियम नाइट्राइट, और कॉपर की उपस्थिति में इसको गर्म कर देंगे। तो हमारा फाइनल कंपाउंड बन जाएगा, उसका नाम होगा नाइट्रोबेंजीन। देखो ध्यान से, हमारा फाइनल अब कंपाउंड आएगा बच्चों, उसका नाम हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। देखो ये ऊपर लगा देंगे NO2, ये हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, बस हो गया। तो ऐसे हम दो तरीकों से बना सकते हैं। इसका नाम है बेंजीन, बेंजीन डाईएजोनियम, डाईएजोनियम, ठीक है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। इसका रिएक्शन हमने कराया तो ये बना, और उसके बाद में हमने NaNO2 के उस उपस्थिति में रिएक्शन करा दिया, तो हमारा फाइनल बन गया नाइट्रोबेंजीन, जो हमें बनाना था। तो दोनों तरीकों का आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। पहला ये है, दूसरा ये है, ठीक है। हो गया बच्चों, चलो इसको भी हटाते हैं। ज्यादा टाइम हम एक क्वेश्चन पे नहीं दे सकते, क्योंकि पूरा पेपर हमें सॉल्व करना है। तीसरा, अब घा वाला क्वेश्चन भाई खुद से करो, बाकी मैं नीचे बताऊंगा। देखो, दो द्रवों ए तथा बी के वाष्प दाब क्रमशः 80 मिमी तथा 60 मिमी है। ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा भैया? 2 नंबर। मतलब 4 नंबर के 2 क्वेश्चन भैया, 8 नंबर आपके, सॉरी 2 नंबर के 4 क्वेश्चन, 8 नंबर हो गया। तीसरे का देख लो थोड़ा ध्यान से। राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए, इसकी सीमाएं लिखिए। भैया राउल्ट का नियम क्या होता है? अब ये नहीं समझोगे तो भाई क्या समझोगे? केमिस्ट्री में नियम कोई भी हो, चाहे हेनरी का नियम हो, राउल्ट का नियम हो, कोलरॉस का नियम हो, या फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम हो, कुछ भी नहीं छोड़ना मेरे भाई। तो राउल्ट का नियम देखो, राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए, इसकी सीमाएं लिखिए। 2 नंबर में अक्सर ये क्वेश्चन आता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। जैसे P0 ये है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, माइनस PS ये है विलयन का वाष्प दाब, अपान P0, ठीक है। इसको पूरे को बोलते हैं विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये किसके बराबर होगा? विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n अपान विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n प्लस विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N। यही फॉर्मूला होता है और यही राउल्ट के नियम का फॉर्मूला हो जाएगा। ये विलेय का मोल प्रभाज है। देखो, विलेय के मोल प्रभाज का फॉर्मूला मैंने बताया था, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेय प्लस विलायक दोनों के मोलों की संख्या। ऐसे मोल प्रभाज हम निकालते हैं। तो किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन P0 माइनस PS अपान P0 बराबर वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा भैया। अब देखो ये सब आखिर है क्या, P0 क्या है, ये सब क्या है, थोड़ा सा समझ लेंगे हम। P0 क्या है? ये है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ठीक है। PS क्या है बेटा? PS है विलयन का वाष्प दाब। क्या है? विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी स्मॉल n क्या है? तो ये है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी कैपिटल N क्या है? ये है विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है। तो यही हमारा होगा
राउल्ट का नियम। ठीक है, सीमाएं देख लो बच्चों, इसकी सीमाएं क्या है तो देखो, राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। सांद्र विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। मतलब राउल्ट का नियम जो है ना वो तनु विलयनों पर लागू होगा, सांद्र विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करेंगे। दूसरा, यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। मतलब राउल्ट का नियम जो है ये नियम केवल अवाष्पशील विलयनों के पदार्थों के विलयनों पर लागू होगा। तीसरा, वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। जो विद्युत अपघट्य के विलयन होंगे उस पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा। चौथा, जो पदार्थ विलयनों में संगुणित हो जाते हैं उन पदार्थों के विलयन भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। बस यही राउल्ट के नियम की सीमाएं। हो गया, समझ में आ गया, कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा था। मैंने कहा था ना कि क्वेश्चंस जो होंगे ज्यादातर सिंपल वाले होंगे, मतलब हलवा होंगे, समझ लो। अब ये हलवा मैंने लिया नहीं है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको भी मैं हटाऊंगा बच्चों और चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखा करो, एक एक क्वेश्चन को बस समझते चलो। अगला, Mn3 प्लस आयन की अपेक्षा Mn2 प्लस आयन अधिक स्थायी होते हैं, क्यों? भैया Mn3 प्लस आयन की अपेक्षा Mn2 प्लस आयन अधिक स्थायी क्यों होते हैं? तो देखो, मैं एक ट्रिक बता देता हूं, बाकी मैं डिस्क्राइब तो नहीं करूंगा यहां पे, लेकिन हाँ समझा दूंगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है। देखो बच्चों, Mn जो है ना, Mn इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 25। कितना होता है? 25। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करते हैं, Mn की मैं बात कर रहा हूं, तो 1s2, ठीक है, 2s2, 2p6, 3s2, ठीक है, 3s2, 3p6, 3p6, ठीक है, और 3d5, 3d5 और 4s2 होगा। ठीक है, लेकिन अगर बात आ जाती है Mn2 प्लस की, Mn2 प्लस की, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। अब इसका जो परमाणु क्रमांक होगा वो हो जाएगा 23। कितना होगा बच्चों? मतलब कितना होगा, 2 कम हो जाएंगे 25 में से, तो 23 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देते हैं। तो इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे ना तो कुछ ऐसे होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d5, सॉरी 3d5। तो अगर आप लोग देखें ना इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हमने किया Mn2 प्लस का, तो देखो डी उपकोष, डी जो हमारा ऑर्बिटल होता है उसमें 5 उपकोष होते हैं। कितने? 5। थोड़ा सही से नहीं बना है बेटा, तो आप लोग मैनेज कर लेना, 3 4 5 होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको भरेंगे, जब इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे ना, तो एक एक इलेक्ट्रॉन सब में होगा। देखो, एक इसमें हो गया, एक इसमें हो गया, एक इसमें हो गया, एक इसमें हो गया, एक इसमें हो गया। मतलब यहां पे आधा आपका डी कक्षक भरा हुआ है। देखो, आधे और पूरे भरे हुए जो ऑर्बिटल होते हैं ना वो अधिक स्थायी होते हैं। तो देखो इसमें आधा भरा हुआ है। लेकिन अगर यहीं पर हम बात करें Mn3 प्लस की, क्योंकि Mn2 प्लस और Mn3 प्लस के बारे में कहा गया, तो Mn3 प्लस अगर होगा तो 25 में से 3 घटेगा तो ये 22 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सेम प्रोसेस थोड़ा सा समझ लो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d4 हो जाएगा, 3d4। ठीक है, तो यहां पे अगर आप लोग देखें ऑर्बिटल्स को थोड़ा सा देखेंगे ना, तो देखो ध्यान से, यहां पे क्या होता है, यहां पे भी डी लास्ट में है, तो 5 उपकोष तो इसमें भी होंगे भैया, ऐसे ऐसे। ठीक है, लेकिन यहां पे देखा जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें जो है ये आधा भी नहीं भरा है, एक एकदम खाली है। तो ये कम अस्थाई होगा बच्चों, ये कम अस्थाई होगा। क्यों? क्योंकि ये भरा नहीं है। तो रीजन मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग रीजन जरूर लिख दीजिए। और इसमें जो है, इसमें आधा भरा हुआ उपकोष जो है, आधा भरा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग एक रीजन लिख देना, मैं बोल रहा हूं आप लिख देना। देखो ध्यान से,
आधे और पूरे भरे हुए ऑर्बिटल अधिक स्थायी होते हैं। Mn2 प्लस में 3d पर 5 इलेक्ट्रॉन है जो कि आधा भरा हुआ है यहां पे, ठीक है। इसलिए Mn3 और Mn3 प्लस में क्या है कि एक खाली है, ठीक है। तो इसीलिए Mn2 प्लस जो है Mn3 प्लस से ज्यादा स्थायी होगा, ठीक है। ये रीजन है, बाकी आप लोग अपनी तरफ से समझ लेना। चलो बच्चों, घा वाला क्वेश्चन देख लो। लिगैंड क्या है, उदाहरण देखिए भैया, लिगैंड क्या होते हैं। तो यहां पे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं लिगैंड होते क्या हैं। देखो समझो लिगैंड क्या है। वो आणविक अथवा आयनिक स्पीशीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से अस्थायी रूप से जुड़ी होती है, वही लिगैंड कहलाती है। जैसे इसको तो मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, आखिरकार लिगैंड है क्या, ठीक है। लिगैंड के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको पहले से ही बता चुका हूं, लेकिन चलो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं होता क्या है। एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल, ठीक है। एक उपसा संयोजन यौगिक ले लेता हूं K4FeCN6, ठीक है। ये हमारा एक यौगिक है। अब इसमें एक चीज समझो, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय, ये आयन भी हो सकता है, केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है। अब इससे अस्थायी रूप से कौन जुड़ा है, आप खुद ही देख लो। इससे ये Cn अस्थायी रूप से जुड़ा है, तो ये Cn जो होगा ना लिगैंड होगा, यहां पे यही लिगैंड होगा। लिगैंड का मतलब ये Cn माइनस के रूप में होता है, ये लिगैंड है। क्यों? क्योंकि कहा गया है वो आणविक अथवा आयनिक स्पीशीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु, देखो Fe से या आयन से अस्थायी रूप से जुड़ी होती है, वही लिगैंड होती है। तो केंद्रीय धातु परमाणु Fe है, इससे अस्थायी रूप से Cn माइनस जुड़ा हुआ है, यही लिगैंड है। एक एग्जाम्पल अगर हम और लेना चाहें, समझ लो एग्जाम्पल लेने में क्या आ जाता है मेरे भाई। देखो CuNH3 का 4, ठीक है, और 2 माइनस। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें केंद्रीय धातु आयन जो है वो Cu है। देखो ये Cu जो है ना, केंद्रीय धातु आयन है। केंद्रीय धातु आयन भी हो सकता है, केंद्रीय धातु परमाणु भी होते हैं, आपको मैंने दिखाया केंद्रीय धातु आयन। और इससे अस्थायी रूप से जो जुड़ा है ना वो NH3 है। तो ये NH3 जो होगा बच्चों, यही लिगैंड होगा। तो वही कहा गया कि वो आणविक अथवा आयनिक स्पीशीज जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से अस्थायी रूप से जुड़ा हो, वो लिगैंड होता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा है। अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन हम देखेंगे, उसके लिए आप टेंशन मत लेना। चलो ये भी हो गया, ठीक है। तो यानी कि ये आपके इतने क्वेश्चन तो हो गए हैं, मतलब 4 क्वेश्चन यहां पर भी हो गए हैं। तो 2 गुणे 4 यानी कि 8 नंबर आपको यहां पर भी मिल चुके हैं। अब उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन में देखो ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में विभेद लिखिए। भाई इस क्वेश्चन को मैं आगे आगे आपको बताता रहूंगा, उसका टेंशन मत लेना, क्योंकि अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान ही बाकी है। चलो अगला देख लो ध्यान से। ये देखो भैया, खा वाला क्वेश्चन है बच्चों कि एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण से क्यों नहीं बनाया जा सकता। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इन सबको मैं आगे आगे कराता रहूंगा। आप लोग वीडियो कमेंट करके लिख देना सर फुल सॉल्यूशन। ज्यादा से ज्यादा कमेंट अगर आ गया, मैं इसका पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा। गा संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक क्यों होती है। तो इसका आंसर मैंने लिखा था, ये नीचे देखो, गा वाला। संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक क्यों होती है। तो देखो संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति निम्नलिखित कारणों से अधिक होती है। सबसे पहले धातु आयनों का छोटा आकार, दूसरा धातु आयनों का उच्च नाभिकीय आवेश, तीसरा लिगैंड द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्मों को ग्रहण करने के लिए उपयुक्त ऊर्जा के रिक्त द्विकक्षकों की प्राप्यता। बस यही 3 रीजन होता है जिसके कारण संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। बस हो गया, समझ में आ गया। तो यहां पे भी 4 क्वेश्चन 3 नंबर के, 12 नंबर लघुत्तरीय प्रश्नों के आएंगे। फिर 4-4 नंबर वाले भी 4 क्वेश्चन रहेंगे, 16 नंबर। देखो इसमें हाँ एक क्वेश्चन और है। देखो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इलेक्ट्रोड विभव ई और मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट में संबंध स्थापित कीजिए। 4 क्वेश्चन हो गए, 12 नंबर। अब आएंगे 5वें क्वेश्चन पे, जो 4-4 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे। देखो एक रासायनिक अपक्रिया का ताप 290 केल्विन से बढ़ाकर 300 केल्विन करने पर अपक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। अपक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। दिया है R = 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। खा
एक दंतुर द्विदंतुर तथा उभय दंतुर लिगेंड से क्या तात्पर्य है? प्रत्येक के 2 उदाहरण लिखिए 4 नंबर। गा सिस समायोता और ट्रांस समायोता की परिभाषा लिखिए 4 नंबर। और घा एथेनॉल बनाने की रासायनिक विधि का वर्णन कीजिए तथा रासायनिक समीकरण भी लिखिए। एथेनॉल से मेथेनॉल परिवर्तन का रासायनिक समीकरण लिखिए। भैया 4 नंबर वाले क्वेश्चंस के लिए मुझे अलग से स्पेशल क्लास आपके लिए लाना पड़ेगा। आप लोग वीडियो में कमेंट कर देना सर फुल सॉल्यूशन, मैं इसका पूरा सॉल्यूशन ले आऊंगा। लास्ट वाला क्वेश्चन कभी कभी 5 नंबर में आता है। एथेनॉल मतलब C2H5OH, इसी को हम एथिल अल्कोहल या इसका आईपीएससी नेम होता है एथेनॉल भी इसको हम बोलते हैं। चलो अब चलते हैं 6 पे। भैया 5 नंबर वाले क्वेश्चन टोटल 4 रहेंगे और 20 नंबर मिलेंगे। वैसे रहेंगे तो 8 क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, दोनों में से एक ही करना। 6 का ऐसी 2 अभिक्रियाएं दीजिए जिनसे फिनॉल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती है। फिनॉल की अम्लता की तुलना एथेनॉल से कीजिए 5 नंबर। अथवा लगा है बेटा। फिनॉल तथा ईथर के मुख्य उपयोग लिखिए 5 नंबर। दोनों में से कोई एक कर दो, 5 नंबर आपका फिक्स है। खा अब ये क्वेश्चन, ये रिएक्शन तो आएगा ही आएगा हमारे केमिस्ट्री में। देखो क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखें, जैसे एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन रहेंगे, केवल आपको केमिकल रिएक्शन ही लिखना है, समझे? वो डिटेल में मत लिखना। देखो फर्स्ट, मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया केसियन से होती है। दूसरा, फॉर्मेल्डिहाइड फेहलिंग विलयन के साथ अपक्रिया करता है। तीसरा, क्लोरोफॉर्म को चांदी के चूड़ के साथ गर्म किया जाता है। चौथा, बेंजोइक अम्ल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्राजोइक अम्ल के साथ अपकृत कराया जाता है। पांचवा, फिनॉल का एसिटिलीकरण पिरिमिडीन की उपस्थिति में होता है। बच्चों के लिए वीडियो है, ठीक है? तो मतलब एक एक क्वेश्चन को बस ध्यान से समझते चलो। अगला देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखो ये अथवा लगा है, कैसे प्राप्त करेंगे केवल रासायनिक समीकरण दीजिए बच्चों। 5 नंबर का ये भी आएगा, ठीक है? और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलो इसको भी समझ लेते हैं भैया। इसमें भी 5 क्वेश्चन टोटल रहेंगे। कितने? 5 क्वेश्चन। देखो फर्स्ट है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एसिटिक एसिड। दूसरा, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म। तीसरा, एसिटिक अम्ल से एसिटोमाइड। चौथा, फिनॉल से टॉलुइन। पांचवा, फिनॉल से एनिलीन। देखो कैसे प्राप्त करोगे, टॉपिक के भी रिएक्शन में बता चुका हूं, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करना। यहां पे एक क्वेश्चन मैंने शायद छोड़ दिया था बच्चों, ये खा वाला क्वेश्चन देखिए, फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। ये शायद मैंने ध्यान नहीं दिया, चलो अभी मैं बता देता हूं फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, देखो ध्यान से। इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त अथवा एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा यानी कि कुल आवेश के समानुपाती होता है। देखो हमने लिया है एक जार, इसमें हमने सोडियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य ले लिया है। अब भाई विद्युत अपघट्य है तो उसमें आवेश भी होंगे, जैसे क्यों आवेश है, और इस जार में 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक है कैथोड, दूसरा है एनोड। कैथोड नेगेटिव होगा, एनोड पॉजिटिव होगा। अब होता क्या है, जब सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन होगा ना, तो ये Na+ और Cl- आयनों में टूट जाएगा। तो देखो इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, जब यहां पे विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होगी तो इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त अथवा एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान, देखो ये इलेक्ट्रोड जो है ना, इस पर कुछ पदार्थ एकत्रित होंगे, तो इस पदार्थ का द्रव्यमान जो स्मॉल w है ना, वो विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा यानी कि कुल आवेश के समानुपाती होगा, यानी कि W समानुपाती Q। अब क्योंकि Q = IT होता है, हम फिजिक्स में पढ़े हैं भैया, Q = IT, तो W समानुपाती IT हो जाएगा। अब IT को जब हम हटाएं, जब इस यहां पे समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो W = ZIT हो जाएगा। Z है समानुपाती स्थिरांक या विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है? तो यहां पर हमने समझ लिया भाई, आगे भूल गए थे तो यहीं पे आंसर समझ लिया, ठीक है? चलो अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। अगले 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 2 और बचे हैं। देखो सातवां, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि HCHO बनाने का वर्णन कीजिए। फर्स्ट, सांद्र NaOH घोल तथा अमोनिया के साथ होने वाली क्रियाओं को समीकरण सहित दर्शाइए। हवा लगा है, नहीं पता तो ये कर लो। प्रयोगशाला में शुद्ध एसिटल्डिहाइड बनाने का वर्णन कीजिए, रासायनिक समीकरण भी दीजिए, इसके कुछ प्रमुख रासायनिक गुण भी दीजिए। 5 नंबर, तो दोनों में से कोई एक कर दो, 5 नंबर फिक्स है। खा, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से आप क्या समझते हैं? प्रोटीन की संरचना को स्थायित्व प्रदान करने वाले कारकों को लिखिए। अथवा लगा है। एमिनो अम्ल क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, उदाहरण देकर समझाइए। बस हो गया, पूरा पेपर कंप्लीट हो गया।